हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। हिंदी साहित्य तथ्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला जिसमें मैंने नोट्स बनाए थे। जितना इम्पोर्टेंट बिंदु मैंने लिखे थे वो मैंने आप सबको पढ़ाया। अब मैंने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का एक बुक में देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसमें मेरे को जहाँ तक लग रहा है सारे इम्पोर्टेंट जो बिंदु है इसमें कवर किए गए हैं। तो मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊँगी और आशा करती हूँ कि एग्ज़ाम में इससे बाहर ना आ पाए, पर आप लोगों को अपने से भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी ने किया। गार्सा दा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार दा ला लेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी रखा। ये पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। ये ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। तो ये मेरे बिंदु था जो उसमें मैंने अपने जो नोट्स थे उसमें नहीं लिखा था। वैसे तो बहुत गहरा ये बिंदु है, ये बात बताई गई है इसमें, किंतु इसमें बताई गई है तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए। तो इसे याद रखिएगा कि ऑब्वियसली उस फ्रेंच विद्वान थे, तो पेरिस फ्रांस में ही है, तो उन्होंने वहाँ से इसको मुद्रित करवाया। और ये ग्रंथ जो था ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से किया गया था। इस्तवार द ला लेत्यूर हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। इसका दोबारा से 3 भागों में इसका विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट बिंदु है। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुसार दिया है। गार्सा दा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के कवि हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाशे ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। ये भी अक्सर पूछा जाता है। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी में एंदोई के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी ब्रैकेट में उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। अच्छा, हिंदुस्तानी मतलब उनके नज़र में हिंदुस्तानी वो थे जो उर्दू में लिखते थे, और हिंदी भी वो थे जो हिंदी में लिखते थे। इसलिए उन्होंने जो हिंदुस्तानी है उसके लिए मान्य था कि उर्दू के कवि हैं और हिंदी के हिंदी में। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। ये इम्पोर्टेंट बिंदु है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ हिंदी भाषा में हिंदी का पहला प्रथम ग्रंथ किसने लिखा, तो वो महेश दत्त शुक्ल थे, और इनकी जो इतिहास ग्रंथ था वो भाषा काव्य संग्रह था। तो ये इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसको आ सकता है। ये भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। अगले कवि थे शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र 1838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। इसमें शिव सिंह सेंगर के बारे में बहुत कम बताया गया है, जो कि मैंने अपनी जो पहले वाली वीडियो बनाई है उसमें थोड़ा सा मैंने बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं। और इसमें आप ग्रियर्सन के बारे में बताया गया है। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ।
जॉर्ज ग्रेसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रेसन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। अक्सर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया और किस नाम से हुआ, तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया और 1957 ईस्वी में हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट बिंदु है। ग्रेसन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। अब तक जो थे, मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि सबने वर्ण अनुसार लिखा, सबने अल्फ़ाबेटिकली लिखा, लेकिन इन्होंने जो था कालक्रम अनुसार लिखा और सही मायने में कालक्रमानुसार को सही विधि मानी जाती है। और विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनमें संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रेसन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे अलग किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण इन्होंने चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग, यानी कि ये युग जो था भक्ति काल था। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि भक्ति काल का कौन सा युग है। 16वीं-17वीं शताब्दी को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना ग्रेसन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मिश्रबंधु ने मिश्रबंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। अगले लेखक हैं, अगले इतिहासकार हैं। मिश्रबंधु में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्रण हैं। ये अक्सर पूछा जाता है इनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। मिश्रबंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का 1934 में प्रकाशन हुआ। मिश्रबंधु विनोद में 4551 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। लगभग 5000 माना जाता है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाशन में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्रबंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। हिंदी साहित्यिक इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का स्थान सर्वोच्च है। जैसे कि जो हिंदी साहित्य पढ़ता है उसको ये तो पता ही होगा कि रामचंद्र शुक्ल जी जो थे और उनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास कितना इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है वो हिंदी साहित्य का इतिहास से ही बनता है। और मेरे सभी जो हिंदी साहित्य के पढ़ने वाले साथी हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि एक बार हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक ज़रूर पढ़ें। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः कहाँ से, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। तो और ये हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने बाद में इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और ये जो नागरी प्रचारणी सभा थी काशी में थी, वहाँ से शब्द सागर की भूमिका के रूप में इनको प्रकाशित किया जाता है और इनको एकत्रित करके हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा गया। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिवसिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रेसन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है।
तो ये भी ध्यान योग्य देने वाली बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ये जो कोट है, ये जो वाक्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। और चित्तवृत्ति से इसको याद कर लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसमें कहा गया जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये लाइन बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकासकरण की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया, जो कि इस प्रकार है। भक्ति काल को निर्गुण काल, सगुण काल, फिर निर्गुण काल को ज्ञानेश्वरी शाखा, प्रेमेश्वरी शाखा और सगुण को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। ये भी पूछा जाता है अक्सर कि इतिवृत्ति के स्थान पर उन्होंने किसको मूल्यांकन किया, साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन गिब्स महोदय ने सन 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये भी पूछा जाता है अक्सर, नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए। सन 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तो एडविन गिब्स महोदय ने 1917 में अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा और 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। तज़किरा ए शुआरी हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करमुद्दीन द्वारा लिखा गया। ये अक्सर पूछा जाता है कि तज़किरा ए शुआराई हिंदी 1848 ईस्वी में नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करमुद्दीन द्वारा लिखा गया। जब एग्ज़ाम बहुत टफ बनाना होता है तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन उठा के रख दिए जाते हैं। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। अगले इतिहासकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से 1952 में की। आई थिंक इसमें ये गलत है, 1940 के बाद या तो 1942 था शायद उद्भव और विकास में, इसमें गलत प्रिंट हो रखा है। कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गलत है कि सही है। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता की अनुशीलता करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। अगला इतिहासकार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन
1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिखा। यानी कि इन्होंने बाकी का जो काल है आधुनिक काल नहीं लिखा। इन्होंने सिर्फ संधि काल से लेकर भक्ति काल तक ही लिखा। इन्होंने पूरा वर्गीकृत नहीं किया। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि है, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। जो कि नागरी प्रचारणी सभा जो थी काशी में थी, वहाँ से हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास का प्रकाशन होता था, जो कि 16 खंडों में हो चुका है। अनेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है, जो कि अंगीकृत है। एक मिनट, इसको मुझे हटाना है। द्वितीय साहित्य की पीठिका, ये सब जो दिया हुआ है इतना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। अनेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है, जो अंगीकृत है। प्रत्येक भाग का नाम हिंदी साहित्य की, ये पूरा जो 16 खंड है उनको विवरण दिया गया है। तो हिंदी साहित्य की पीठिका से शुरू हुआ है, जो कि डॉक्टर राजबली पांडे है। और द्वितीय हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा आदिकाल करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। भक्ति काल निर्गुण भक्ति परशुराम चतुर्वेदी। भक्ति काल सगुण भक्ति देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक। छठा है रीतिकाल रीतिभर डॉक्टर नगेंद्र। सातवां है रीतिकाल रीतिमुक्त डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आठवां हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। भारतेंदु काल संवत 1900 से 1950 विक्रम संवत तक है। द्विवेदी काल पंडित सुधाकर पांडे। उत्कर्ष काल काव्य डॉक्टर नगेंद्र। उत्कर्ष काल नाटक सावित्री सिंह दशरथ ओझा। और उसके बाद है कथा साहित्य डॉक्टर निर्मला जैन। और 13वां समालोचन है निबंध और पत्रिका लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां है अगथन काल डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। 15वां है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांस्कृतियानंद। 16वां है हिंदी का लोक साहित्य डॉक्टर कृष्ण उपाध्याय। तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया है। यहाँ तक है ये। और इसके बाद है इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपरा का विवरण अविचित रूप से प्रस्तुत किया है। तो ये मुझे इतिहास परंपरा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है मिले थे, तो मैंने उनको पढ़ाया। आगे भी मैं आपको और वीडियोस आएंगी जो मैं पढ़ाऊंगी, आगे पूरा सिलेबस कवर करूंगी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये सब जानकारी बहुत हेल्पफुल होगी। और मैं आपसे यही चाहूँगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है हमेशा दोस्तों, सबको ही पता है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और ताकि मैं और ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बनाऊं, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस और अच्छी रिसर्च करके बनाऊँगी। तो धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।